देखिए, तो ये तो आपने देखा भाई एसी ब्रिज क्या होता है। अब हम बात करेंगे इनकी बैलेंस कंडीशन क्या होती है, क्योंकि जितने भी ब्रिजेज आपको पढ़ाए जाएंगे वहाँ पर बैलेंस कंडीशन लगा दीजिएगा डायरेक्ट। तो बैलेंस कंडीशन होती क्या है, हमने एक हल्का सा ब्रिज पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वही चीज़ वही हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये एसी ब्रिज बना दो, पहले इनके नाम लिखे जाएँ। देखो ये 4 इम्पीडेंसेज हैं, Z1 Z2 Z3 Z4, इन्हें 4 आर्म के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो जब आपसे आएगा कि एसी ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो पहले एसी ब्रिज क्या होता है जो हमने लिखवाया है पहले वो लिख मारेंगे आप कि क्या होता है, डायग्राम के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने फिलहाल डायरेक्ट जोड़ दिया है। तो कोई यहाँ पर AB BC CD और DA ये क्या कहलाएंगे, आर्म्स, इन्हें आर्म्स कहेंगे, ठीक। A B जहाँ पर ज्वाइंट लगे हुए हैं, C D इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें नोड्स कहेंगे, ठीक है। जो Z1 Z2 Z3 Z4 है ये क्या है, Z1 Z2 Z3 Z4 ये क्या है, इम्पीडेंसेस। आपको ये वर्ड कहीं मिला है इम्पीडेंस इसके पहले बचपन में, कहाँ मिला है, कहाँ पढ़ा है, इंग्लिश में मिला है, शेक्सपियर की किताब में मिला था, फिर फिजिक्स में था। जब हम LCR सर्किट पढ़ते थे तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक कैपेसिटर था, एक इंडक्टर था, जहाँ पर मिक्सिंग करते थे हम LR सर्किट RC सर्किट, उसके रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस वर्ड यूज़ करते थे। तो भाई ये आपका सिंपल R भी हो सकता है और इसी ब्रांच में एक L हो सकता है, एक R हो सकता है। तो उसका जब रिजल्टेंट हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हम इम्पीडेंस कहेंगे, ठीक है। ये नो इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जब करंट चली होगी, ये करंट आई चली होगी, तो यहाँ 2 भागों में ब्रेक हुई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप अल्टरनेटिंग करंट दिखा रहे हैं, एसी करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती है, यहाँ आपने एरो कैसे लगा दिया, एसी करंट में क्या एरो के द्वारा दिखाई जा सकती है वो, जी हाँ दिखाई जा सकती है। इंस्टेंटेनियस करंट दिखा सकते हैं कि किसी क्षण ये इस डायरेक्शन में चली गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेज में करंट हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हमने माना I1 और इधर माना हमने I2, यहाँ करंट 2 भागों में ब्रेक हो गई। अब आप कहेंगे आप तो बैलेंस में तो इधर होती नहीं, वो हम कंडीशन बताएंगे ना बाद में। तो यहाँ जब ब्रेक हुई तो इस वाली ब्रांच में हमने क्या मान लिया, ID, इधर मान लिया I3, और यहाँ पर ID और I2 मिलकर के यहाँ पर I4 हो गया। एक्चुअली हमने नाम वैसे दिया है ना कि Z1 ब्रांच में I1, Z3 ब्रांच में I3, ये हमने मान लिया है। तो लिखिए, नीचे लिखिए I1 I2 I3 I4 करंट्स थ्रू इम्पीडेंसेस, करंट थ्रू इम्पीडेंसेस, ठीक है। D इज द डिटेक्टर, D is the detector and generally it is headphone, generally it is headphone। अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये अपोजिट वर्टेक्स ये कहलाते हैं, इसके अपोजिट ये होगा ना, नहीं है। तो यानी कि आपका जो डिटेक्टर है और जो आपका एसी सोर्स है ये हमेशा अपोजिट नोड्स में जुड़े होते हैं, इन्हें हम वर्टेक्स नहीं कहेंगे, नोड्स कहेंगे। तो लिखिएगा डिटेक्टर D एंड AC सोर्सेस आर कनेक्टेड टू अपोजिट नोड्स, आर कनेक्टेड टू अपोजिट नोड्स, इन्हें अपोजिट नोड्स में कनेक्ट करते हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करो। अब हमको तो हेडिंग, ये तो हमने एक इस प्रकार से जो डायग्राम बनाया है इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ दिखाई गई हैं। अब स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न होता है कि ID का है कुछ दी इन्होंने, अभी हमने ये थोड़ी बोला बैलेंस है। अब जब बैलेंस होगा कंडीशन तो आप जानते हैं जब आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते थे तो आप क्या कहते थे कि इसमें कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए, यही तो कहते थे आप, यानी डिटेक्टर में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। और हलचल करने वाला कौन, करंट, यानी ID की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड करंट थ्रू डिटेक्टर बिकम 0, करंट थ्रू डिटेक्टर बिकम 0, करंट थ्रू डिटेक्टर बिकम 0
ब्रैकेट लीजिएगा आई डी इज इक्वल टू 0, आई डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यों भाई करंट 0 है? भाई करंट फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि B पर और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ के करिएगा, देखिए केवल इसे सुनते हैं ना, आधे कथा हो गई। हाँ, लव प्रसाद जयराम जी की क्या कथा नहीं मालूम, क्योंकि जाके सो गए। भाई अगर इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो हो रही है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तभी तो करंट नहीं फ्लो होगी। तो लिखिए इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D बिकम 0। यानी आप कह सकते हैं कि VBD बराबर 0। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ID की वैल्यू 0 है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब जरा समझिएगा, यहां से करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1, और यहां दो भागों में ब्रेक हो गई है। एक इधर गई है ID, इधर गई है I3, और आप बता रहे हो इधर करंट जाएगी नहीं। तो इधर करंट नहीं जाने का मतलब क्या होता है कि I1 ही इधर फ्लो होगी, नहीं होगी, यानी I1 और I3 इक्वल नहीं हो जाएंगे। जो करंट इधर से चलेगी वही तो इधर जाएगी। उसी प्रकार से जो करंट I2 इधर गई है वो इधर तो जा नहीं रही है, इधर करंट है नहीं, तो यानी कि I4 और I2 इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे हियर I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा, AB के बीच में जो करंट है वही इसके बीच में करंट है, Z3 के बीच में, यानी जो Z1 के बीच में करंट है वही। ज़रा समझिए, फिर कन्फ्यूज़न। सुनिए ध्यान से, आपने एक सोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज रहा होगा, यहाँ कुछ वोल्टेज रहा होगा ना। मैंने मान लिया यहाँ पर वोल्टेज कितना लगा, VA, मैं मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, VA, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, VC। इसके बीच में पोटेंशियल सेम है, यानी यहाँ भी V है और यहाँ भी V है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना, पोटेंशियल तो हो सकता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V माइनस V है। नींद आ रही है? और अगर आपसे कहें A और D के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V माइनस V है, नहीं होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में है, Z1 के बीच में है, वही Z2 के बीच में है कि नहीं है? है ना पक्का? कैलकुलेशन में मैथमेटिकली बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस Z1, पोटेंशियल अक्रॉस Z1, पोटेंशियल अक्रॉस Z1 इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस Z2। सही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ? Z1 के बीच में और Z2 के बीच में पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। यानी अगर Z1 में करंट I1 है और Z1 का रेजिस्टेंस, जिसको कि इम्पीडेंस बोलते हैं, Z1 है, तो इसका पोटेंशियल I1 Z1 इज इक्वल टू I2 Z2 होगा कि नहीं होगा? IR होता है तो यहाँ पर V हो जाएगा I1 Z1, यहाँ I2 Z2 होगा, दोनों इक्वल होंगे ना, इक्वल कर दीजिए। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा, इसके पहले कोई क्वेश्चन तो बना नहीं है। अब जरा समझिएगा, इसके बीच में पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर V माना है, यहाँ पर VC माना है, तो V माइनस VC हो गया, और यहाँ भी V माइनस VC हो गया। तो यानी Z3 और Z4 के बीच में पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? यानी पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल PO लिख दें, अक्रॉस Z3 इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस Z4। अच्छा, Z3 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 ही तो फ्लो हो रही है भाई, I3 हो रही है, उसकी वैल्यू I1 के बराबर है ना। तो यानी कि I1 Z3 इज इक्वल टू I2 Z4। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों से करंट को गायब करना है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा I1 Z1
अपान I1Z3 इज इक्वल टू I2Z2 अपान I2Z4। तो यानी यहाँ पर आएगा Z1 अपान Z3 इज इक्वल टू Z2 अपान Z4। ठीक है। जब डिवाइड हो रहा था तो कुछ बच्चों ने बदतमीजी की कि मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ तो आई कटेगा नहीं। अगर इसको इसके नीचे लिखोगे, इसको इसके नीचे लिखोगे तो कहाँ आई कटेगा। हमें आई को गायब ही करना है। ठीक है। आप नहीं काटोगे तो यहाँ से हम निकालेंगे I1 अपन I2 और यहाँ से भी निकालेंगे I1 अपन I2 और दोनों के I1 अपन I2 वैल्यू इक्वल कर देंगे। करंट को गायब ही करना है। ठीक है। एक बार एक फिजिक्स टीचर से लड़कों ने यही पूछ लिया कि अगर मैं उल्टा डिवाइड कर दूं, मतलब इसको इसके नीचे लिखूं, इसको इसके नीचे लिखूं तो कैंसिल होगा नहीं करंट। बोले हाँ नहीं होगा। तो बोले रिजल्ट ही नहीं आएगा। बोले हाँ बात तो सही है। अब बाद में हमसे डिस्कस किए, गला देखो क्या बता रहे हैं लड़के, इतने नालायक है। कहते अरे वो कैंसिल करना। मैंने कहा आप बता ही गलत रहे थे। ही इज़ अ लेक्चरर, ही वॉज लेक्चरर। मतलब प्राइवेट में लेक्चरर थे, अभी तो बेसिक में है वो। नहीं अभी तो बेसिक में है वो, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। तो हमने कहा आप इस तरह थोड़ी बताएंगे, ये बताइए करंट गायब करना है आपको, करंट जैसे गायब हो जाए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ये मेन कंडीशन आई है। अच्छा देखिए, जब आप कोई इस प्रकार से जब आपने क्वाड्रिलेटर बनाया हुआ है, ये दोनों आर्म मिली हुई है ना ये आपस में, इसके ये अपोजिट है, इसके ये अपोजिट है, इसके ये अपोजिट है, इसके ये अपोजिट है, यानी अपोजिट आर्म्स के इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है ना। तो लिखिए सो द प्रोडक्ट ऑफ द इम्पीडेंसेस, सो द प्रोडक्ट ऑफ द impedances of opposite arms should be equal, should be same when the bridge is balanced, when the bridge is balanced। अब यहाँ पे एक लफड़ा, जो लफड़ा इंटरमीडिएट में एकेडमिक केस में नहीं पढ़ाया जाता है, जेई में पढ़ाया जाता है। चूँकि Z1 Z2 Z3 इम्पीडेंसेज हैं और जहाँ पर LCR वगैरह होता है, LC वगैरह होता है, या LCR होता है, LC होता है, LR होता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स सर्किट कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जाता है। तो नीचे लिखिएगा इफ़ वी एज्यूम, अभी मैं समझाऊंगा आया कहाँ से, ये नोट कर लीजिएगा। इफ़ वी एज्यूम Z1 Z2 Z3 and Z4, Z1 Z2 Z3 and Z4 as complex impedances। अच्छा इसका इक्वेशन कुछ डाल दो ना। ये कंडीशन क्या आई थी, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 आई थी ना। क्वेश्चन 1 आई थी, 3 आई थी, 3 आ गई। क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंसेस। सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज। अब इसको लिखा कैसे जाता है ज़रा समझिएगा। अब आप कहेंगे हम लिख तो देंगे, समझ नहीं आएगा आप लिख क्या रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूँ, अभी आप लिखिएगा नहीं। इसको लिखेंगे मॉड Z1 इंटू एंगल θ1 इंटू मॉड Z4 इंटू एंगल θ2। समझ में आया नहीं आया? बोले ये क्या लिख रहे हो आप, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो अजीब टाइप का है। देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है कि अगर ये एक रजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है, ये R सर्किट है, ये L सर्किट है, और इसमें एक AC सोर्स अप्लाई किया गया। अगर DC सोर्स अप्लाई करेंगे तो L यहाँ पर कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। L एक सिंपल वायर होगा जो करंट को जाने देगा। ठीक है। AC अप्लाई किया तो इसमें जब आप इसका इम्पीडेंस निकालते हैं, इसके रेजिस्टेंस को R मानते हैं, इसको हम XL मानते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XL की वैल्यू ओमेगा L होती है, याद है? तो इसको लिखते हैं, तो इसको लिखा जाएगा Z इज इक्वल टू R प्लस XL। R और XL को लिखते हैं ओमेगा L। और कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में इसको लिखा जाता है J, I थीटा होता है ना, इसको J ओमेगा लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में I होता है, A प्लस आई भी होता है, और हमने कहा था फिजिक्स में I की जगह I ना यूज़ करके J यूज़ किया गया, तो इसको J ओमेगा लिखा जाएगा। ठीक है। अगर हम इसका मॉड निकालें तो आएगा अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ये मॉड जेड हो जाएगा। और इसका थीटा निकालें तो आएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल अपान आर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने का तरीका होता है कि मॉड जेड वन इंटू एंगल थीटा, ये पूरा लिखा हुआ है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा गया। इसमें आर मॉड जेड ये है और थीटा ये है। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में बात आई कैसे लिखा गया है इसको? जेड की वैल्यू क्या है? जेड बराबर आर प्लस जे ओमेगा एल है ना। तो अगर 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 आपको x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसको r और थीटा के टर्म में लिखना हो तो आपने इंटर्म पढ़ा है r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही पढ़ा है ना आपने। r होता है इसका मॉड और इस पूरी को हमने एंगल थीटा लिखा हुआ है। अब समझ में आई बात नहीं आई? तो एक तरीके से हमने उसको पोलर फॉर्म में लिख दिया है। ये हमें मालूम था, ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, इसलिए एग्जाम्पल हम पहले से तैयार किए बैठे थे। ऐसे तो याद कर लो, होता है कहाँ से होता है, तो होता है। तो यानी कि ये लिखा जाएगा मॉड जेड वन मॉड इंटू एंगल थीटा वन, इंटू नहीं है उसके साथ लिखा जाता है, इंटू मॉड जेड टू एंगल थीटा टू, ये इंटू नहीं है, इज इक्वल टू मॉड जेड फोर सॉरी एंगल थीटा फोर, और मॉड जेड टू एंगल थीटा टू, और मॉड जेड थ्री एंगल थीटा थ्री। ठीक है, अब फिर समझिए, अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स में जेड वन बराबर लिखा है आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, आर वन मॉड जेड वन होता है, तो यही मॉड जेड वन एंगल थीटा वन लिखा है ना, लिखा ये है एक तरीके से। और अगर आपको जेड टू हो आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आर वन आर टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ये होता है रिजल्ट। ठीक है, यानी जेड वन जेड टू का मॉड अलग हो जाएगा और एक कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, अब चूंकि एसी सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट में कॉम्प्लेक्स का यूज़ हम नहीं करते, जेई वगैरह में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखो तो बताएं, लिखिए इन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन, भाई कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है वो लिखवाएंगे। इन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड्स आर मल्टीप्लाइड एंड magnitudes are multiplied and angles are added यानी ये अगर इक्वेशन 4 डाल दें, सो इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, तो ये हो जाएगा मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू एंगल थीटा वन प्लस थीटा टू, ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू मॉड जेड टू, ये जेड फोर होगा सॉरी, चलिए मैं टू के बाद वन के बाद टू निकलता है ना, मॉड जेड टू टू मॉड जेड थ्री एंगल थीटा टू प्लस थीटा थ्री। ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, फेज एंगल होता है। ये जो थीटा होता है इसको फेज एंगल कहते हैं। अब ये ना यहाँ नहीं पहुँचेंगे जाकर के फेज एंगल क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इसको मैग्नीट्यूड पार्ट एंड फेजर पार्ट, कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड पार्ट एंड फेजर पार्ट ऑफ बोथ द साइड, तो आएगा मॉड जेड वन इंटू जेड टू, मॉड जेड वन क्या लिख रहा हूँ, मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड फोर इज इक्वल टू मॉड जेड टू इंटू मॉड जेड थ्री एंड एंगल थीटा वन प्लस थीटा फोर इज इक्वल टू एंगल थीटा टू प्लस थीटा थ्री। यानी फेजर पार्ट अलग इक्वल होते हैं और मॉड पार्ट अलग इक्वल होते हैं। इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड बैलेंस कंडीशन, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड बैलेंस कंडीशन, और इसको कहा जाता है फेजर बैलेंस कंडीशन।
फेज बैलेंस कंडीशन, फेज बैलेंस कंडीशन। समझ में बात आई? नोट करिए, ये फेज एंगल, ये सब क्लियर आपका होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल का वैल्यू है, ये क्या होता है।